हाँ तो बेटा लास्ट क्लास में हमने देखा था किस तरह से पोटेंशियोमीटर वर्क करता है मीन्स किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। आज हमें पोटेंशियोमीटर के थ्रू किस तरह से हम ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल आज हमें डिस्कस करना है। तो बेटा अगर हम पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं तो पोटेंशियोमीटर जो होता है आपका पोटेंशियोमीटर में इस तरह से एक वुडन ब्लॉक होता है जिस पर जिग जिग ऐसे 1 मीटर के वायर्स लगे होते हैं, जैसे 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए ये मेटल की स्ट्रिप्स लगी होती हैं, करेक्ट। यहाँ पर एक सेल लगा होता है, देन स्विच कनेक्टेड होता है इस तरह से, करेक्ट। ये प्राइमरी सर्किट कहलाता है, ठीक है। जिस सेल का ईएमएफ मुझे फाइंड करना होता है उस सेल को मैं ये ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए। ए जो है वो हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो हायर पोटेंशियल का कनेक्शन हम हायर पोटेंशियल से कर देते हैं और लोअर पोटेंशियल का कनेक्शन हम यहाँ पर एक जॉकी से करते हैं, जो स्लाइडर होता है, जो हम ऑलरेडी एमीटर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी होता क्या है, अगर हमें इसका प्रिंसिपल देखना है तो इसके प्रिंसिपल में क्या कहा जाता है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी करंट फ्लो होगा, एक यहाँ पर गैल्वेनोमीटर भी लगा होता है, सॉरी इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ अ गैल्वेनोमीटर। ये अब जैसे ही हम इस सर्किट को प्रॉपरली कनेक्ट कर देते हैं, फिर हमें चेक करना होता है कि मेरा जो कनेक्शन है वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए हमें वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है जो कॉन्सेप्ट हम पहले यूज़ कर रहे थे, मतलब इसका कनेक्शन पहले हम ए पर करेंगे, देन इसको टच हम बी पर करेंगे। अगर दोनों तरफ टच करने पर डिफ्लेक्शन अपोजिट आ रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन इधर, इसमें डिफ्लेक्शन इधर आ रहा है, देन सर्किट इज करेक्ट। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि हमारा कनेक्शन प्रॉपर है या नहीं है, या फिर कनेक्शन प्रॉपर है तो कोई डिवाइस तो गड़बड़ नहीं है, तो हमें चेक करना होगा। अगर डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में गया इसका मतलब हमारा कनेक्शन सही है। अब डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाने के बाद हमें क्या करना है, इसको स्लाइड करवाना है, कब तक, जब तक कि वापस से गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो नहीं आया था, जैसे हमने वोल्ट मीटर में किया था, ठीक है। तो मान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो कब आ रहा है, एल लेंथ पर आ रहा है, स्मॉल एल लेंथ पर, ठीक है। अगर यहाँ डिफ्लेक्शन जीरो आ रहा है इसका मतलब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ डेवलप हो रहा है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ डेवलप हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है तो करंट फ्लो नहीं होगा, अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन जीरो होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेता हूँ तो मुझे ईएमएफ कैलकुलेट हो जाता है। इसके ईएमएफ को हम कैपिटल ई एज्यूम कर लेते हैं, दिस ईएमएफ इज कैपिटल ई एंड दिस ईएमएफ इज स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस ईएमएफ के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें बस वही करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम क्या बोल देते हैं कि लेट रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ इज एक्स। तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सो रेजिस्टेंस ऑफ एल लेंथ, एल लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास एल एक्स, करेक्ट। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V इज इक्वल टू आई आर, सॉरी अक्रॉस L, L के अक्रॉस निकालना है मुझे, तो V इज इक्वल टू आई टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी बेटा एल एक्स। अब अगर मैं टोटल करंट की वैल्यू निकालता हूँ बेटा, सॉरी टोटल जो हमारे पास करंट होगा, दिस करंट वुड बी इक्वल टू, देखो करंट जो है वो यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ तो जा नहीं रहा है क्योंकि डिफ्लेक्शन जीरो है, तो पूरा करंट घूम के इस तरह से वापस से यहाँ आएगा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू वी बाय आर, सॉरी I इक्वल टू टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ हो जाएगा हमारा कैपिटल ई
डिवाइड बाय आर टोटल रेजिस्टेंस। अगर मैंने यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस लगाया हुआ है तो आप इसको ऐड कर सकते हो। सपोज करो रियोस्टेट लगा दिया मैंने, तो टोटल रेजिस्टेंस में RH हो गया प्लस इस वायर का रेजिस्टेंस। इस पूरे वायर की लेंथ को मैं कैपिटल L यूज कर लेता हूँ। तो यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस X है, तो कैपिटल L का कितना हो जाएगा बेटा LX, तो टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। इस I की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो V इज इक्वल टू E LX बाय RH प्लस LX। ठीक है, अब अगर देखा जाए ये टर्म और ये टर्म कॉन्स्टेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, V पे। तो हमने यही पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नल डिफ्लेक्शन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, इस कांस्टेंट टर्म को अगर मैं यहाँ सिग्मा एज्यूम कर लेता हूँ, देन सिग्मा विल बी V बाय L, वेयर सिग्मा इज, लिख देता हूँ यहाँ पर, वेयर सिग्मा की जो वैल्यू होगी बेटा आपकी क्या हो जाएगी, सिग्मा हो जाएगा आपका कैपिटल E इंटू X, जो कि कांस्टेंट है RH प्लस LX। करेक्ट, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये विजिबल नहीं है, इसको थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं। सिग्मा इज इक्वल टू EX डिवाइडेड बाय RH प्लस LX। करेक्ट, तो ये क्या हो गया बेटा आपका पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर मुझे V पता चल चुका है तो V किसके इक्वल है बेटा, E के इक्वल है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं V इज इक्वल टू E, E मीन्स EMF। तो इस तरह से हम EMF की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट, तो ये तो हो गया बेटा हमारा किस तरह से हम EMF फाइंड करेंगे और पोटेंशियोमीटर जो होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है। अब इसमें क्या होता है बेटा, डिफरेंट डिवाइसेस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आप एज्यूम करें कि सपोज मुझे किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखें, ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, इंटरनल रेजिस्टेंस with the help of पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, डायग्राम आपका सिमिलर ही बनेगा इस तरह से। यहाँ पर आपका प्राइमरी सर्किट में सेल, इसका EMF E होगा कैपिटल, स्विच अगर आप रियोस्टेट लगाना चाहो तो लगा सकते हो इस तरह से, RH, और यहाँ पर ये हेडिंग आपने नोट कर लिया होगा, वॉल सेल जिसका EMF हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसके साथ पैरेलल में हमने लगा दिया क्या, रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहाँ पर ये की K1 एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम K2 एज्यूम कर लेते हैं, और इस K2 के थ्रू यहाँ पर गैल्वेनोमीटर होता है, और गैल्वेनोमीटर के थ्रू यहाँ पर ये जॉकी होती है। इस तरह से आपका कनेक्शन होता है, सिंपल कनेक्शन। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो पहला कनेक्शन था उसमें हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस बॉक्स सेल के साथ पैरेलल में अटैच करना है, बाकी पूरा डेटा सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर काम किसका होगा, सिर्फ K2 का होगा। अब थोड़ा ध्यान समझना, व्हेन K2 इज ओपन, फर्स्ट केस ले रहा हूँ मैं, व्हेन K2 इज ओपन। अगर बेटा मेरा K2 ओपन होता है, अगर सपोज करो कि K2 ओपन है, तो जो भी करंट जाएगा वो यहाँ पर जाने वाला नहीं है रेजिस्टेंस बॉक्स पे, क्योंकि वो तो ओपन सर्किट में हो गया। तो जितना भी करंट जाएगा वो इसमें से जाएगा और इसमें से फ्लो होगा। करेक्ट, जब K2 ओपन होता है तो मैंने एज्यूम किया कि मैं चेक करता हूँ, स्लाइड करता हूँ, नल डिफ्लेक्शन लेंथ कहाँ आ रही है। तो मैंने एज्यूम किया कि नल डिफ्लेक्शन लेंथ जो है वो कहाँ आ रही है बेटा, L1 पर आ रही है, ऐसा मैंने एज्यूम कर दिया। व्हेन K2 ओपन, देन नल डिफ्लेक्शन लेंथ L1 इज ऑब्टेन्ड। तो हमें क्या मिलती है बेटा, नल डिफ्लेक्शन लेंथ L1 मिलती है। ठीक है, उस कंडीशन में भी हमने पढ़ा है कि जो मेरा अच्छा, अगर ये ओपन है तो बैटरी से कोई भी करंट फ्लो होने वाला नहीं है। अगर बैटरी से कोई भी करंट फ्लो होने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन लेंथ आ रही है, इसका मतलब बैटरी से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है।
ठीक है, इस वाले सेल से अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की ईएमएफ। तो मैंने आपको बताया था बेटा, जब भी सेल से करंट फ्लो नहीं होता है तो हमें ईएमएफ मिलता है, मतलब जो ईएमएफ होगा मेरा वो हो जाएगा सिग्मा L1, हम पढ़ चुके हैं V इज इक्वल टू सिग्मा L, और V किसके इक्वल होता है, E के इक्वल होता है। तो E1 की वैल्यू E है मेरे पास। सेकंड केस कौन सा हम लेते हैं बेटा, व्हेन K2 इज क्लोज, अगर मैं K2 को क्लोज कर देता हूँ बेटा, जब K2 को क्लोज करेंगे फिर से नल डिफ्लेक्शन फाइंड करता हूँ, देन नल डिफ्लेक्शन लेंथ L2 इज ऑब्टेन्ड। तो नल डिफ्लेक्शन लेंथ क्या मिलेगी बेटा, L2 मिलेगी। ठीक है, अभी नल डिफ्लेक्शन लेंथ मिल रहा है, इसका मतलब करंट यहाँ नहीं जा रहा है, बट करंट ए से तो फ्लो हो रहा होगा क्योंकि ये तो क्लोज सर्किट में है। इसका मतलब अब इस सेल से करंट फ्लो हो रहा है, और जब बेटा सेल से करंट फ्लो होता है तो हमें क्या मिलता है, ईएमएफ पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। मतलब जहाँ पहले हमने ईएमएफ लिखा था वहाँ क्या आएगा, V इज इक्वल टू सिग्मा L2। अब ये नहीं नल डिफ्लेक्शन, सपोज पोटेंशियल मीटर वाला वायर यहाँ पर टच हो गया तो ये डिस्टेंस मेरा L2 हो जाएगा, करेक्ट। तो V इज इक्वल टू सिग्मा L2। नाउ वी नो डेट स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E बाई V माइनस 1। सॉल्व करेंगे, कैपिटल R जो हमें रेजिस्टेंस बॉक्स से मिल रहा है, जो हमें गिवन है, हमें पता है E की वैल्यू सिग्मा L1 बाई सिग्मा L2 माइनस 1। R इज इक्वल टू R L1 बाई L2 माइनस 1। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल। तो इस तरह से हम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला मैं पहले डिराइव कर चुके तो वही मैंने यूज़ किया है। ठीक है, चलो इसका जो थर्ड टॉपिक होता है वो होता है हमें यहाँ पर दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना होता है। हमें दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है। तो जब भी बेटा दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना होता है तो डायग्राम में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, कंपेरिजन ऑफ टू सेल, कंपेरिजन compare the EMF of two cells। हमें दो सेल के EMF को क्या करना है बेटा, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो सेकेंडरी सर्किट होता है सिर्फ यहीं पर चेंज होता है। इस सेकेंडरी सर्किट में हम यहाँ दो सेल लगा देंगे, फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल। दोनों सेल का जो EMF होगा हाई पोटेंशियल ए के साथ और लो पोटेंशियल जो होगा वो इस तरह से यहाँ कनेक्ट होगा। इसका EMF E1 एज्यूम कर लेते हैं, इसका EMF E2 एज्यूम कर लेते हैं, और ये कनेक्ट हो जाता है किससे, बाय टर्मिनल की के से। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगते हुए हैं दो तीन। ठीक, अब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम टर्मिनल 1 मान लेते हैं, इसको टर्मिनल 2। अब कहानी पूरी वैसी होगी जैसे पहले थी, बस यहाँ पर केसेस से मिल जाएंगे। इफ K2 इज, यहाँ पर K2 है, इफ K2 इज कनेक्टेड विथ टर्मिनल 1, अगर K2 को मैं 1 से कनेक्ट करता हूँ तो ये आउट ऑफ सर्किट हो जाएगा, सिर्फ यही सर्किट में होगा। और अगर यही सर्किट में होगा तो हमें ईएमएफ जो मिलेगा वो इसका मिलेगा। तो उस कंडीशन में E1 इक्वल्स टू सिग्मा L1। सेकेंड केस में इफ K2 इज कनेक्टेड विथ टर्मिनल 2, अगर इसको हम टर्मिनल 2 से कनेक्ट करेंगे E2 इक्वल्स टू सिग्मा L2 हो जाएगा। अब अगर मैं E1 बाई E2 लेता हूँ तो आएगा L1 बाई L2। इफ L1 बाई L2 इज ग्रेटर देन 1, ये कैसे से, अगर L1 बाई L2 की वैल्यू ग्रेटर हो तो E1 इज ग्रेटर देन E2 होगा। बट अगर L1 बाई L2 लेस देन 1 होगा, इसका मतलब E1 लेस देन E2 होगा। तो इस तरह से दो सेल के EMF को हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसका EMF ज़्यादा होगा और किसका EMF कम होगा। करेक्ट। चलो अब लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक बता आपका इस चैप्टर में, जिसको बोलते हैं क्या बेटा, इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। वो हम नेक्स्ट क्लास में
विथ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके।